हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस ग्लोरी। आज हम पॉलिटी में पार्लियामेंट के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने इसमें कंप्लीट किए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट के बारे में फैक्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले 1954 में राज्य परिषद और जनता दल, इनका नाम राज्यसभा और लोकसभा पड़ा। यानी कि राज्यसभा को पहले राज्य परिषद कहा जाता था और लोकसभा को जनता दल। तो 1954 में राज्यसभा और लोकसभा नाम पड़ा। राज्यसभा की संरचना पढ़ेंगे। इसमें अधिकतम 250 लोग होने चाहिए, यानी कि 238 निर्वाचित और इसमें 12 मनोनीत होने चाहिए। यहाँ पे 238 + 12 लिखा हुआ है, 2 मत समझिएगा, थोड़ा शायद उसमें कट लग गया है। यहाँ पे 12 लिखा है। अभी वर्तमान में देखा जाए 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 हमने निर्वाचित किए हैं, 4 सदस्य यूटी से आते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और सेवा क्षेत्र से शामिल किए जाते हैं। इनका प्रतिनिधित्व निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लोकसभा। इसमें अधिकतम 550 होने चाहिए, यानी कि 530 होने चाहिए राज्यों से और 20 होने चाहिए यूटी से। अभी वर्तमान में 543 हैं, जिसमें से 530 तो हमारे राज्यों से हैं, बाकी 13 सदस्य यूटी से हैं। परिसीमन आयोग देखेंगे कि कब कब गठित हुआ है। इसका गठन 4 बार हुआ है, 1952, 62, 72 और 2002 में। 97 की जनगणना मानी गई है, जो कि 2026 तक चलेगी। ये यहाँ के चुनावों के लिए निर्धारित की गई है। एकल हस्तांतरणीय मत होता है। इसका मत यूज़ कहाँ किया जाता है? राज्यसभा में, राज्य की विधान परिषद में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में और उपराष्ट्रपति, इन सभी के निर्वाचन में एकल हस्तांतरणीय मत होता है, क्योंकि यहाँ पे अब डायरेक्ट इनका चुनाव ऐसे नहीं हो जाता है जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं। राज्यसभा के लिए देखेंगे क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का गठन 1952 में होता है और राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, यानी कि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। और इसमें क्या होता है कि हर दूसरे साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और बाकी के जो नए चुने जाएंगे वो अगले तीसरे साल में चुन लिए जाते हैं। लोकसभा के लिए अगर चुनना है तो आप पहली बात तो 25 साल हों। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो पीएम अगर लोकसभा से चुना जा रहा है तो 25 साल और राज्यसभा से चुना जा रहा है तो 30 साल। 5 साल का कार्यकाल होता है और अगर आपात लग जाए तो लोकसभा की अवधि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। निर्भरता का प्रश्न, आर्टिकल 102, इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह करता है और वही अगर निर्भरता दल बदल के बेस पे हो तो इसमें स्पीकर या फिर लोकसभा का निर्णय लिया जाता है। संसद में सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। इनको वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, वही मिलता है। नेक्स्ट है स्पीकर। तो जो सबसे पहली बैठक होती है उसमें जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके बीच से ही स्पीकर का चुनाव किया जाता है। स्पीकर के चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। स्पीकर का पदत्याग उपाध्यक्ष को होता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना पदत्याग उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा सदस्यों के द्वारा जो पारित बहुमत होता है, यानी कि प्रभावी संकल्प के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है, जिसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। इसकी शक्तियों की बात की जाए तो संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, सदन की कार्यवाही और नियम निर्माण, ये सभी इसके कार्य होते हैं। और अगर लोकसभा में कोरम 1/10 नहीं है तो ये सदन को स्थगित कर देता है, यानी कि टोटल अगर जितने भी सदस्य हैं अगर उसका 1/10 भी लोग प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं तो ये उसको स्थगित कर देता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है,
ये बात आर्टिकल 118 में कही गई है और धन विधेयक को यही सत्यापित करता है, आर्टिकल 110 में जो है। 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। यह फैक्ट लर्न करने वाला है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अभी आरओ में तो ये पूछा ही गया था कि पहले कौन थे स्पीकर, तो मावलंकर थे। प्रोटेम स्पीकर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अभी 2024 में इलेक्शन हुए थे तो उसमें प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब बनाए गए थे। चलिए प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये पहली बैठक के पीठासीन होते हैं और जब नए सदस्यों का चुनाव होता है उनको ये शपथ दिलाते हैं और जो स्पीकर का चुनाव होता है उसमें मदद करते हैं। संसद के सत्र के बारे में, तो पहली बात तो संसद सत्र वर्ष में 2 बार होना ही चाहिए और 6 महीने के भीतर ये गठित होना चाहिए, यानी कि हर 6 महीने में संसद का सत्र बैठना चाहिए, उससे ज़्यादा की अवधि नहीं हो सकती है। अगर स्थगन होता है तो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ये चलता है और स्थगन में निलंबन होता है जो कि पीठासीन के द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर स्थगन कर दिया गया तो ये होता है कि सत्र निलंबित हो रखा है, ये नहीं कि आप उसको पूरा विघटन या पूरा ख़त्म मान लें, क्योंकि विघटन और सत्रावसान ये राष्ट्रपति करता है और स्थगन स्पीकर करता है। कोरम की बात की जाए तो अगर कोरम पूरा करना होता है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। विघटन के लिए क्या प्रावधान है, तो राष्ट्रपति द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है। लोकसभा के विघटन जब हो जाता है तो उसके जितने भी विधेयक, प्रस्ताव और संकल्प हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे उसके साथ ही। और अगर कोई विधेयक विचाराधीन है लोकसभा में वो भी समाप्त हो जाता है। और अगर लोकसभा से पारित कर दिया गया है, राज्यसभा में उस पर डिस्कशन चल रहा है तो भी समाप्त मान लिया जाएगा। लेकिन वही विधेयक अगर संयुक्त बैठक में बैठ चुका है तो वो समाप्त नहीं माना जाएगा। और अगर राष्ट्रपति के विचार तक पहुंच चुका है या फिर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए कहा है तो विधेयक समाप्त नहीं माना जाता है। भाषा की बात की जाए तो 15 साल के लिए अंग्रेजी रहेगी 1965 तक। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने साल तक के लिए अंग्रेजी रहेगी। प्रश्नकाल, तो ये संसद का पहला घंटा होता है और इसमें तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं और इन पे आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं। अतारांकित ये लिखित प्रश्न होते हैं और इनके लिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इनका कलर वाइट होता है। नेक्स्ट है शून्यकाल, तो ये 1962 से शुरू हुआ था और प्रश्नकाल के तुरंत बाद ही इसको पूछा जाता है और ये शून्यकाल भारत की देन है क्योंकि ये हमने कहीं से भी उधार नहीं लिया है। अविश्वास प्रस्ताव आर्टिकल 65 के तहत यानी कि ये सरकार के खिलाफ लाया जाता है और इसके लिए 50 सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को हटाया जाता है, यानी कि लोकसभा में मिलके आ गए, 50 लोगों ने सहमति दे दी, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, पारित हो गया, तो इससे ये पता चलता है कि जो मंत्रिमंडल है वो अपना विश्वास मत खो चुकी है, उसका कोई भी बहुमत नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव आता है। नेक्स्ट होता है विश्वास प्रस्ताव। अच्छा, अविश्वास आप देखेंगे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लेकिन जो विश्वास प्रस्ताव है ये सरकार खुद लाती है कि मतलब बताती है कि हमें विश्वास करो, और अगर उनका विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो उनकी सरकार चली जाती है। नेक्स्ट है धन विधेयक आर्टिकल 110। तो सबसे पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इससे लिए ली जाती है। धन विधेयक है या नहीं है इसको प्रमाणित लोकसभा का स्पीकर करता है। और सभी धन विधेयक वित्त विधेयक तो होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। यहाँ पे मुझे वित्त लिखना था, मैंने यहाँ पे धन ही लिख रखा है। राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है, बाकी इस पे अपना विचार विमर्श इसको माना जाएगा या ना माना जाएगा ये लोकसभा पे डिपेंड करता है, लेकिन राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन ही रुक सकता है। नेक्स्ट है संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक किस लिए होती है, तो जब कोई साधारण विधेयक का प्रस्ताव है या फिर वित्त विधेयक है आर्टिकल 117, अगर इस तरीके के विधेयक होते हैं तभी संयुक्त बैठक होती है, क्योंकि संयुक्त बैठक में आप संविधान संशोधन के लिए नहीं ला सकते हैं किसी भी प्रकार से।
और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं और इसमें उपाध्यक्ष उपसभापति होते हैं। ये लोकसभा की कार्यवाही के अनुसार चलता है। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हुई है। सबसे पहले दहेज के प्रकरण के संबंध में हुई थी 1960 में, बैंक सेवा अधिनियम में 1977 में और आतंकवाद निवारण के लिए 2002 में। इस 3 बार ही संयुक्त बैठक गठित हुई है। नेक्स्ट है संचित निधि, आर्टिकल 266। इसमें राष्ट्रपति की सहमति से ही धन निकासी होगी और ये एक ऐसी निधि होती है जिसमें प्राप्तियां जितनी भी होती हैं वो उधार की जाती हैं और भुगतान जो भी होते हैं वो जमा होते हैं। नेक्स्ट है आकस्मिकता निधि 267। ये संसद के द्वारा गठन होती है और ये राष्ट्रपति के अधीन होती है। लोक लेखा की तरह ही संचालित होती है और मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, जबकि लोकसभा के प्रति विशेष रूप से जिम्मेदार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे राज्य का विधानमंडल। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 2 सदन हैं। उसमें आएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इन सभी राज्यों में 2 सदन हैं। सबसे पहले विधानसभा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना अधिकतम होगा, कितना न्यूनतम। तो ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा के लिए अधिकतम होते हैं 500 सदस्य और न्यूनतम होते हैं 60। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब न्यूनतम होंगे 60, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे छोटे छोटे राज्य हैं तो वहाँ के लिए क्या है, कुछ अपवाद है, जिसमें अरुणाचल, सिक्किम और गोवा, वहाँ पे 30 ही न्यूनतम सदस्य हैं, यानी कि टोटल 30 ही आ पा रहे हैं। मिजोरम के लिए 40 है और नागालैंड के लिए 46 है। शपथ इनको राज्यपाल दिलाते हैं और सत्र आहूत भी राज्यपाल करते हैं। विधान परिषद, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल 169 में इसकी समाप्ति और इसको निर्माण की बात की गई है। अब विधानसभा का जो गठन होगा वो किस बेस पे होगा, तो इसमें विधानसभा की कुल 1/3 सदस्य होंगे या फिर न्यूनतम 40, कम से कम 40 तो होने ही चाहिए, यानी कि विधानसभा जितनी है उसका 1/3 होनी चाहिए या फिर कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। अब इसमें 1/3 होते हैं स्थानीय निकाय से, 1/12 होते हैं जो 3 साल से ग्रेजुएट हैं, 1/12 सदस्य होते हैं जो 3 साल से माध्यमिक स्कूल में अध्यापक हैं और 1/3 होते हैं विधानसभा के सदस्य। इनके लोगों के द्वारा ही विधान परिषद का गठन किया जाता है। इसमें अगर सत्रावसान की बात करें तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। हालांकि सत्र बीच में राष्ट्रपति राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। तो इसमें राज्यपाल याद रखिएगा अगर ऑप्शन में आए तो। विधेयक को अगर रोकने की बात हो, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तमिलनाडु वाला और कुछ मैटर हुआ था जिसमें राष्ट्रपति के वो जो होता है ना अधीन कर दिया जाता है आर्टिकल 200 के तहत, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था। तो ये तमिलनाडु में जो मैटर हुआ था वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में, इसलिए ये लर्न करिएगा। तो विधेयक अगर राज्यपाल के पास पहुँचता है, यानी कि कोई भी विधेयक है, तो सबसे पहली बात ये है कि इसको 3 महीने तक रोक सकते हैं और पहली बार में और दूसरी बार में 1 महीने तक, यानी टोटल 4 महीने तक ही विधेयक को रोका जा सकता है। अगर इसके लिए यहाँ पे संयुक्त बैठक नहीं होती है और संविधान संशोधन प्रस्ताव भी राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जाता है, और अगर कोई विधेयक 200 के तहत राष्ट्रपति के पास जाता है और अगर पारित हो तो ठीक है, वरना 6 माह के भीतर उस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात आई थी वो 6 महीने को लेकर ही थी, क्योंकि वहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा था कि कब तक से कब तक कितने विधेयक रखे जा चुके हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये न्यायालय की एक एकल व्यवस्था है। इसको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को होता है संघीय न्यायालय के रूप में। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनको शपथ और इनका त्यागपत्र ये भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब नियुक्ति होती है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज होते हैं और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे सलाह ली जाती है। अर्हता की बात की जाए तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का बनना है जज, तो कम से कम हाई कोर्ट में आप 5 साल के जज रह चुके हो
हाईकोर्ट या फिर विभिन्न न्यायालयों में 10 साल तक वकील रहे हों और राष्ट्रपति के मत में आप एक सम्मानित न्यायवादी हों। वेतन भत्ता संसद के द्वारा दिया जाता है और वित्तीय आपात में कम किया जा सकता है। इनका कार्यकाल तय नहीं होता है, लेकिन 65 वर्ष तक की आयु तक ये बने रह सकते हैं। और अगर संसद सिफारिश कर दे तो विशेष बहुमत के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, जो कि दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार के द्वारा होता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे ये सेम प्रोसेस है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 126 में है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश आर्टिकल 127 में है, और जब कोरम पूरा नहीं होता है तब इनकी नियुक्ति की जाती है। यानी कि जैसे कि जितने भी जज हैं वो ऐसा लग रहा है कि मतलब कोरम उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप बाहर से ही जज बुला सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश 128 में है। अभिलेख न्यायालय 129 में है, और इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी फैसले आए होंगे उनका एक एक मूल्य होगा और उसको एक अभिलेख और साक्ष्य के तौर पर रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय के स्थान की भी बात की गई है, तो इसमें ये कहा गया है, वैसे संविधान में तो दिल्ली घोषित है, लेकिन अगर सीजीआई चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से इसको कहीं और भी स्थापित कर सकता है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की मूल क्षेत्राधिकार देखें तो इसका मूल क्षेत्राधिकार है केंद्र और राज्य, या फिर दो या दो से अधिक राज्य हों, केंद्र और दूसरे राज्य हों। यानी कि अगर केंद्र के साथ और राज्य के बीच में लड़ाई हो रही हो, या फिर ऐसा हो जाए कि दो राज्य अपना अलग अलग गुट बनाए हुए हो, या फिर राज्य एक तरफ हो कई सारे और केंद्र एक तरफ हो, तो यह इसका मूल क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ के मैटर को ये सॉल्व करे। न्यायिक क्षेत्राधिकार बात की जाए तो आर्टिकल 32 होता है, यानी कि जो रिट होती हैं 5 प्रकार की: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार देखेंगे तो जो निचली अदालत के फैसले हैं उनके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि आपने हाई कोर्ट में का जीता जो फैसला आया आपको संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। सलाहकारी प्रवृत्ति है तो आर्टिकल 153 के द्वारा है कि राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकते हैं कोई भी सार्वजनिक महत्व के लिए या फिर पूर्व संवैधानिक संबंधी सब कोई समझौता है, और तो उस पर सलाह ये राष्ट्रपति को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति की बात की जाए तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के निर्वाचन में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निवारण करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए या सदस्य हो गए, उनके व्यवहार की जांच करनी है तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट के लंबित मामले को ये अपने पास बुला लेते हैं, और कोई भी विधि या डिक्री होती है इसकी तो ये पूरे देश में लागू होती है। ये इसके कार्य थे। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। तो सबसे पहले 1862 में हाई कोर्ट गठन होता है कोलकाता, बम्बई और मद्रास में। इलाहाबाद में 1866 में गठित होता है। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका त्यागपत्र भी उपराष्ट्रपति को संबोधित होता है। देखिएगा, राष्ट्रपति को है, राज्यपाल मत समझिएगा कि हाई कोर्ट है तो राज्य में होगा तो राज्यपाल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे और इनका त्यागपत्र भी इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनका त्यागपत्र भी राज्यपाल को संबोधित होता है। इनकी योग्यता की बात की जाए तो ये भारत में कम से कम 10 साल का न्यायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए और हाई कोर्ट में 10 साल तक लगातार वकील होने चाहिए। इनको शपथ लेकिन राज्यपाल दिलाता है। शपथ राज्यपाल दिलाएंगे और नियुक्ति और त्यागपत्र राष्ट्रपति का होता है। वेतन भत्ता संसद निर्धारित करती है, जो कि राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और हाँ, इनको जो पेंशन मिलता है ना, वो भारत की संचित निधि से मिलता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनको पेंशन कहाँ से मिलती है, तो पेंशन मिलती है भारत की संचित निधि से, और जो वेतन मिलता है वो राज्य की संचित निधि से होता है। और अगर न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करते हैं राष्ट्रपति, तभी इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंचायती राज, जो कि स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए 73rd अमेंडमेंट होता है 1992 में, तब से इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। और ये प्रभावी कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट है
बलवंत राय मेहता समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1957 में आई थी। इन्होंने त्रिसंरचना की बात की थी, यानी 3 स्तर होने चाहिए। 3 स्तर क्या क्या हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसमें जो पंचायत समिति और जिला परिषद है, इसके जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की सबसे पहले शुरुआत की जाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है 1952 में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी 1953 में आता है और ये दोनों काम बलवंत राय समिति के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट आती है अशोक मेहता समिति 1977 में। इन्होंने 2 स्तर की बात की थी, जिसमें 2 स्तर क्या है? मंडल पंचायत और जिला परिषद। लोक निरीक्षण के लिए जो विकेंद्रीकरण है उसमें जो तो जिला होता है वो प्रथम बिंदु होता है। ये बात अशोक मेहता ने की थी और 2030 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा पहला बिंदु होगा, तो ध्यान रखिएगा जिला पहला बिंदु होता है। पंचायत को संवैधानिक मान्यता की बात की थी और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव होंगे, ये भी इन्होंने ही पॉइंट दिया था। नेक्स्ट है GV राव समिति 1985। इनके सन जरूर से याद कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। GV राव समिति ने, जो कि 1985 में आई थी, इन्होंने पंचायत को बिना जड़ की घास कहा है। नेक्स्ट है LM सिंघवी समिति 1986 में आई थी। इन्होंने पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने की बात की है और गांव के समूह के लिए एक न्याय पंचायत के गठन की बात की थी। नेक्स्ट है थुंगन समिति 1988। इन्होंने राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की है। गाडगिल समिति 1988 में ही आती है और ये भी पंचायत से संबंधित है और इसने सीधे निर्वाचन की बात की थी और पंचायतों को कर लगाने और वसूलने जमा करने का अधिकार होगा, ये बात गाडगिल समिति ने द्वारा सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखेंगे कि इसमें ये कहा गया है कि अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है कहीं पे, तो आप जो बीच वाला स्तर है आप उसको ना बनाएं, यानी कि उसके लिए छूट मिली है कि अगर 20 लाख से कम है तो आप बीच वाला स्तर मत बनाइए। और हाँ, पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। इसमें ये नहीं कि गांव के सारे लोग सम्मिलित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने लोग पंजीकृत मतदाता में सम्मिलित होंगे वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पंचायत की शक्तियों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नगर निगम। तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किसको कहा जाता है? रिपन को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थानीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विधान में माना गया है। इसके लिए 74th अमेंडमेंट होता है, 1993 से प्रभावी हो जाता है। इसमें भी 3 स्तर होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निकाय। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है और नगर निगम है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि पार्ट 8 में है, आर्टिकल 239 से 241 तक। सबसे पहले होता है 69th अमेंडमेंट 1991 में। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन होता है। दिल्ली में हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में होती है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा, जम्मू, लद्दाख में राष्ट्रपति के द्वारा शासन में विनियमन होता है और इनकी नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय होती है। इनके लिए भी आर्टिकल्स दिए गए थे। तो 243A में अंडमान निकोबार का प्रावधान है, B में लक्षद्वीप, C में दादरा दमन, C में दादरा है क्योंकि उस समय पे तो जब ये संविधान बना था तब तो दादरा दमन एक में थे ही थे, इसलिए D में दमन है और E में पुदुचेरी है। इसमें पॉलिटी के सारे फैक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर कुछ भी आपको लगे कि कंप्लीट अभी नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो टॉपिक करवा दिया जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि व्यूज़ अभी बिल्कुल भी आ नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि मैं मेहनत कर भी रही हूँ, कोई वीडियो देख नहीं रहा है।
तो फिर अगर ऐसे रहेगा तो फिर मैं वीडियो बनाना तो बंद ही कर दूँगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा उसको जब कोई देख नहीं रहा है, हम खाली फालतू मेहनत कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कीजिए। बाकी आप लोग इसको देखिएगा, फीडबैक भी अपने दिया करिए कि अभी क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो बाकी तब तक आप इसको देखिए और इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।